हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स। और मैं हूं गौरांग और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ। तो इस चैप्टर में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम अर्थ के कुछ इंटीरियर लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि जिसमें हमारी सबसे पहले क्या आती है, क्रस्ट आती है। ठीक है, हम जानते हैं पहले से थोड़ा बहुत कि जो हमारी अर्थ है क्या है, कई सारी लेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले लेयर आती है क्रस्ट। उसके बाद हम मेंटल के बारे में पढ़ेंगे, हम कोर के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, और साथ ही साथ हम कुछ मिनरल्स और रॉक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 2 की, इनसाइड आवर अर्थ। सो द अर्थ आवर होमलैंड इज ए डायनामिक प्लैनेट। तो हम जानते हैं जो हमारी अर्थ है ये क्या है, हमारे लिए होमलैंड है जिस पर हम रह रहे हैं, और एक बहुत ही शानदार मतलब एक डायनामिक प्लैनेट है। इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। हम ये भी जानते हैं ये जो हमारी अर्थ है क्या कर रही है, अलग अलग चेंजेस हर समय इसमें हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली, या तो इनसाइड हो रहे हैं मतलब अंदर हो रहे हैं, फिर इसके बाहर हो रहे हैं। जैसे कि कहीं वोल्केनो इरप्ट हो जाता है, कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं सुनामी हो जाती है। तो ये सब इसके इनर एंड आउटर चेंजेस ही हैं। Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? ठीक है, तो क्या आप जानते हो जो हमारी अर्थ के अंदर क्या लाई करता है? कभी आपने सोचने की कोशिश की कि हमारी अर्थ के अंदर है क्या? हमारी अर्थ के अंदर या फिर ऐसी मिट्टी भरी हुई है जैसे हम ऊपर से उठाते हैं ऐसी अंदर से उठाएंगे, ऐसा है क्या? या फिर अर्थ किससे बनी हुई है, कभी आपने सोचा है? सो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो हमारी अर्थ किससे बनी हुई है? अब हम बात करें तो अनियन की तरह, जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। ठीक है, अब ये जो हमारी अर्थ है ये क्या है, ये कुछ अलग अलग लेयर्स की तरह बनी हुई है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं अनियन। अनियन क्या है, अनियन के अंदर हम एक लेयर हटाते हैं फिर दूसरी लेयर आ जाती है, एक लेयर फिर से हटाओ फिर एक दूसरी लेयर आ जाती है अनियन, है ना। तो इसी तरीके से हमारी अर्थ भी कुछ कंसेंट्रिक लेयर से बनी हुई है, जिसमें हमारी एक लेयर के अंदर और लेयर्स आती हैं। ठीक है, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट, और जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है हमारी अर्थ की उसे हम क्रस्ट कहते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारी अर्थ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी क्रस्ट है सबसे ऊपर वाली, इसके अंदर और लेयर आ गई है मेंटल, फिर मेंटल के अंदर और लेयर आ गई कोर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, जैसे अनियन के अंदर ऑल लेयर्स होती हैं इसी तरीके से हमारी अर्थ के अंदर भी ऑल लेयर्स होती हैं। अब जो सबसे ऊपर वाली लेयर्स होती है हमारी अर्थ सरफेस की उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। ये वाली लेयर जिस पर हम आज खड़े हुए हैं, जिस पर आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस पर आज हम कुछ कर रहे हैं, ये कौन सी लेयर है, क्रस्ट लेयर है। ठीक है, तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, आपका क्रस्ट की डेफिनेशन मिल रही है यहाँ पे। It is the thinnest of all the layers. It is about 35 km on the continent masses and only 5 km on the ocean floors. अगर हम इसकी बात करें तो ये कितनी है, ये ओनली हमारी पहली बात तो बहुत ज्यादा छोटी है, मतलब पतली है। ठीक है, बाकी लेयर बहुत चौड़ी है, लंबी है। ठीक है, लेकिन ये वाली जो लेयर हमारी इसकी ज्यादा डेप्थ नहीं है, ये ओनली 35 किलोमीटर है हमारी कंटिनेंट्स मासेस पर। ठीक है, हम 35 किलोमीटर है आज जहाँ पे हम खड़े हैं उसके नीचे। ठीक है, और अगर हम ओशियन फ्लोर्स की बात करें, जैसे कि हम जानते हैं ओशियंस जो होते हैं हमारे बहुत ज्यादा गहरे होते हैं, तो अगर हम ओशियंस की बात करें तो उस वाले एरिया में ओनली हमारी जो क्रस्ट है वो ओनली 5 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, सो द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी इसमें क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, अब ये भी तो बात आती है हमारी अर्थ के अंदर क्या क्या मिलता है, ये कोई है बस अर्थ के अंदर क्रस्ट है यही बहुत है, हमारी अर्थ के अंदर भी तो कुछ मिलता होगा। सो जो कंटिनेंटल मासेस में हमें मेन मिनरल पाए जाते हैं क्रस्ट में, कौन कौन से पाए जाते हैं, एक तो हमें सिलिका मिलता है, एक हमें एल्यूमिनियम मिलता है, जिसके इसलिए हम इस लेयर को क्या बोलते हैं, सियाल भी कहते हैं, जिसमें हमारी सी का मतलब क्या है, सिलिका, और अल का मतलब है एल्यूमिनियम। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो ओशन क्रस्ट है मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। अब हम अगर बात करें किसकी, अगर हम अभी तो हमने कंटिनेंटल फ्लोर की बात की, ठीक है, कंटिनेंट मासेस की जो हमारे क्रस्ट के ऊपर प्रेजेंट मतलब क्रस्ट पे प्रेजेंट होते हैं, हमने उन मिनरल्स की बात की। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओशन क्रस्ट की। ठीक है, ओशन क्रस्ट। ठीक है, अब हम बात करें ओशन क्रस्ट की। ओशन क्रस्ट में कौन कौन सी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो हमारा सिलिका प्रेजेंट होता है और एक हमारा मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इस लेयर को क्या कहते हैं, इस लेयर को इसलिए हम सीमा कहते हैं, जिसमें सी का मतलब क्या है, सिलिका, और मा का मतलब है मैग्नीशियम। ठीक है, तो इस लेयर को हम कहते हैं सीमा। ओके, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, सारे मैंने भी अंडरलाइन कर ही देता हूँ। ये
ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि पूरा पैराग्राफ अभी तक इंपॉर्टेंट चल रहा है हमारा। ठीक है, अब आती है द इनरमोस्ट लेयर इज द कोर विद रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा पैराग्राफ रह गया। So just beneath the crust is the mantle which extends up to a depth of 2900 किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीमा। हमने पढ़ ली कि ओशन क्रस्ट में हमें क्या पाए जाते हैं, कौन से मिनरल, सीमा। ठीक है, जिसमें हमें सिलिकॉन मैग्नीशियम मिलता है। अब क्रस्ट के नीचे कौन सी लेयर आती है, क्रस्ट के नीचे आती है हमारी मेंटल। कौन सी लेयर आती है, मेंटल, जो हमारी कहां तक जाती है, जो हमारी 2900 किलोमीटर लंबी होती है। ये कितनी लंबी होती है, 2900 किलोमीटर नीचे तक ये चली आती है। आप समझ सकते हैं 2900 किलोमीटर कितना होता है। इतने में तो आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे अगर हम इसे बट उसको वो ना लेकर वर्टिकली ना लेकर हॉरिजॉन्टली ले। ठीक है, तो बहुत ही लंबी वाली मेंटल लेयर होती है। ठीक है, सो जो हमारी मेंटल होती है वो हमें क्रस्ट के नीचे पाई जाती है। अब बात आती है बिलो द क्रस्ट। ठीक है, बिलो द क्रस्ट ये पाई जाती है। ठीक है, अब आती है बात हमारी मेंटल के नीचे कौन सी लेयर मिलती है। अब मेंटल के नीचे हमें लेयर मिलती है द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज द कोर विद एरियाज ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। हमारी जो इनरमोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर, वो कौन सी होती है, कोर। ठीक है, इसे इन्होंने रेडियस में नापा है। तो रेडियस हमारे, इसकी जो रेडियस होती है वो कितनी लंबी होती है, इसकी रेडियस 3500 किलोमीटर होती है। अब आप समझ सकते हैं ये कितनी अंदर जाके मिलती होगी हमें। इट इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इट्स कॉल्ड नाइफ। ठीक है, और ये वाली जो लेयर होती है हमारी निकल और आयरन पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, निकल और आयरन से बनी हुई है ये पूरी, और इसलिए हम इसे नाइफ कहते हैं, क्योंकि Ni का मतलब होता है हमारा निकल, और Fe का मतलब होता है हमारा फेरस, इज दैट आयरन। ठीक है, Fe एक केमिकल नेम भी होता है इसका, आयरन का केमिकल फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, सो ये भी आपका इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। हमारी अर्थ की सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, एक तो कोर है, और उसकी क्या वो है, रेडियस 3500 किलोमीटर। उसमें कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, निकल एंड आयरन, जिन्हें हम नाइफ भी कह देते हैं, जिसमें Ni का मतलब है निकल और Fi का मतलब है फेरस, इज दैट आयरन। ठीक है, द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जब वो इतनी अंदर है तो उस पर प्रेशर तो ऑब्वियसली ज्यादा होना ही है, क्योंकि क्रस्ट के ऊपर से हम लोग कितने खड़े हैं, कितना वेट है पूरी सॉइल का, क्रस्ट का, मेंटल का। तो हमारा, तो इन सब चीजों का वेट मिलाकर जो हमारी कोर है वो सबसे ज्यादा उस पर प्रेशर होता है, और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर भी उसमें होता है। ठीक है, सो अब आता है हमारा अगला टॉपिक, रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, रॉक्स एंड मिनरल्स अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था इस चैप्टर में हम एक तो लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, और हम रॉक्स और मिनरल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो अब आती है बात रॉक्स और मिनरल्स की। ठीक है, तो द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो हमारी अर्थ की क्रस्ट है वो किन चीजों से बनी हुई है, अलग अलग टाइप्स की, किससे बनी हुई है, रॉक से बनी हुई है। रॉक्स कैन बी ऑफ, अच्छा एक मिनट, हाँ। So any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called rock। अब बात आती है हम रॉक कहते किसे हैं। ठीक है, रॉक होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, रॉक, ये इंपॉर्टेंट चीज है। रॉक की डेफिनेशन है आपकी। सो रॉक हम कहते हैं कोई भी ऐसा मिनरल मैटर, ठीक है, कोई भी ऐसा मैटर जो हमारे मिनरल से बना हुआ हो और अर्थ की क्रस्ट को फॉर्म करता हो, अर्थ को बनाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रॉक कहते हैं। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। और जो हमारी रॉक्स होती है अलग अलग कलर की हो सकती हैं, अलग अलग साइज की हो सकती है, और अलग अलग टेक्सचर की भी हो सकती हैं। ठीक है, सो देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब हमारी जो रॉक्स होती हैं उनके भी तीन मेजर टाइप्स होते हैं। क्या, तीन मेजर टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से, एक तो हमारी इग्नियस रॉक्स होती है, एक हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, और एक हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। इन्हीं तीनों को हम डीपली पढ़ेंगे। रॉक्स तो और टाइप्स की होती है, लेकिन ये मेजर टाइप्स होते हैं, कुछ मेन टाइप्स की रॉक्स यही होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले इग्नियस रॉक्स के बारे में। कौन सी रॉक्स के बारे में, इग्नियस रॉक्स के बारे में। ठीक है, सो व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड। अब हम बात करते हैं मैग्मा की। मैग्मा मतलब लावा। ठीक है, तो जब ये मोल्टेन मैग्मा कूल होता है, ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जब आपने वोल्केनो इरप्शन कभी देखा हो, तो वोल्केनिक इरप्शन में क्या होता है, हमारे जो वोल्केनो होता है उसमें से क्या निकलते हैं, उसमें से हमारा लावा निकलता है। ठीक है,
इग्नियस रॉक्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? इन इग्नियस रॉक्स के कुछ टाइप होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ये intrusive rocks and extrusive rocks। ठीक है, there are two types of igneous rocks, intrusive rocks and extrusive rocks। So can you imagine lava coming out of from the volcanoes? क्या कभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि लावा जब हमारे वोल्केनो से निकल रहा हो? So lava actually होता क्या है? Lava is actually fiery and red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये जो लावा हमारा निकलती वो देखते हैं हम, ये क्या होता है? ये हमारा मोल्टेन मैग्मा ही होता है। सो जब ये क्या होता है, ये लावा एक्चुअली एक फियरी मतलब बहुत ज्यादा गर्म लाल फायर वाला ये एक मोल्टन मैग्मा निकलता है जो हमारी अर्थ के अंदर से निकलता है उसके सरफेस पर। ठीक है, जब ये मोल्टन मैग्मा, जब ये लावा क्या होता है अर्थ सरफेस पे आता है तो ये तुरंत कूल होने लग जाता है थोड़ी देर बाद ही, और फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड। ठीक है, जब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो जब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, रॉक्स फॉर्म्ड इन सच ए वे ऑन द क्रस्ट इज कॉल्ड आर कॉल्ड एक्सक्लूसिव igneous रॉक्स। अब जो रॉक्स हमारी इस तरीके से बनी हुई होती हैं, जो हमारी बाहर आके इस तरीके से जो हमारा लावा वो सूख गया हो, इन वाली रॉक्स को हम एक्सक्लूसिव igneous रॉक्स कहते हैं। ठीक है, दे हैव वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, इनका बहुत ज्यादा फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर ही होता है। फॉर एग्जांपल बसल्ट की हम बात करें, बसल्ट वो इन्हीं रॉक की एक एग्जांपल है। ठीक है, द डिक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बसल्ट रॉक्स। अब जो हमारा डिक्कन प्लेट्यू आपने सुना होगा, डिक्कन प्लेट्यू, तो ये किससे बना हुआ है? ये इन्हीं ही बसल्ट रॉक से बना हुआ है। Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth crust। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा molten magma होता है वो हमारी अर्थ के अंदर बिना उसके खुद ही वहीं पे सूख जाता है, डीप इनसाइड हमारा ऐसे ही सूख जाता है। So solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks। अब जो रॉक्स हमारी अर्थ के अंदर बनी, कैसे बनी? अर्थ के अंदर जो हमारी रॉक्स फॉर्म हो गई, वो लावा बाहर नहीं निकला, उन वाली रॉक्स को हम intrusive igneous rocks कहते हैं। Since they cool down slowly, they form large ग्रेन्स। ठीक है, तो जब ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है हमारी अर्थ के अंदर तो ये बहुत बड़ी बड़ी ग्रेन्स टाइप बना लेती है। सो ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ सच रॉक, और जो हमें ग्रेनाइट रॉक मिलती है ये भी इन्हीं रॉक का एक एग्जांपल है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर टेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। ठीक है, अब जो हम ग्रेनाइट की बात करें, ठीक है, सो जो हमारा ग्रेनाइट रॉक होता है वो हमारा रॉक इन्हीं रॉक्स का एग्जांपल है। तो जब हम ग्राइंडिंग स्टोन्स आपने सुने होंगे, जो स्पाइसेस होती हैं हमारी मिर्चें वगैरह मसाले वगैरह, इन सबको तो पाउडर बनाने के यूज होते हैं वो वाले। ठीक है, वो वाले ग्राइंडिंग स्टोन जो होते हैं वो हमारे इन्हीं ग्रेनाइट से बने हुए होते हैं। ठीक है, रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड हिट ईच अदर आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। जब रॉक्स इस तरीके से घूमे घूमे जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं और जब एक दूसरे को हिट करती हैं तो वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती हैं और छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से वो अपने अलग अलग फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। These smaller particles are called sediments। और इन्हीं स्मॉलर पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? ये जब छोटे छोटे उसमें बदल जाती है, इन्हीं पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट्स कहते हैं। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc। और ये sediments फिर डिपोजिट हो जाते हैं, मतलब पहले तो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, कहीं उड़ उड़ के चले जाते हैं विंड या वाटर से, और वहीं कहीं डिपोजिट होना शुरू कर देते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks। फिर यही जो loose sediments होते हैं ये क्या होते हैं? कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, ये दब जाते हैं किसी न किसी चीज से और फिर हार्ड होने जाते हैं ताकि ये एक लेयर ऑफ रॉक बनाने लग जाते हैं। These types of rocks are called sedimentary rocks। और जो इस तरीके से जो बनी हुई रॉक्स होती हैं, इन वाली रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन वाली रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ सैंड। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल में, तो जो हमारा सैंडस्टोन होता है वो किससे बना हुआ होता है? वो हमारा ग्रेन्स ऑफ सैंड से बना हुआ होता है। मतलब किससे बना हुआ होता है? वो हमारा ग्रेन्स ऑफ सैंड से बना हुआ होता है। किससे? ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंडस्टोन होता है हमारा, जो ग्रेन्स होती है हमारी सैंड की, उससे बना हुआ होता है। These rocks may also contain fossils of plants and animals and other microorganisms that once lived on them। अब ये जो रॉक्स हमें मिलती हैं, इन रॉक्स में क्या होता है? कई बार फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। मतलब जो फॉसिल्स मतलब जो उनके डेड रिमेन्स होती है ना प्लांट एंड एनिमल्स की, जो उनके बची हुई हड्डियां होती हैं, ठीक है, इस टाइप की जो उनकी चीजें होती हैं, इस टाइप के जो उनके पार्ट्स होते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स के बसते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिम्स के बसते हैं, जो वहां पहले उन पर जिए थे, कई बार उन ग्रेन्स ऑफ सैंड्स पर, उनकी रॉक्स पर कई बार ये सब चीजें भी हमें मिलती हैं।
Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. और ये जो दोनों igneous and sedimentary rocks होती हैं, ये किस में कन्वर्ट हो सकती हैं? हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो सकती हैं अंडर ग्रेट हीट में, जब इनके ऊपर ग्रेट हीट डाली जाए या फिर ग्रेट प्रेशर डाला जाए। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। अगर हम बात करें क्ले जो होती है हमारी वो किस में चेंज हो जाती है? स्लेट और लाइमस्टोन में को, मतलब जो क्ले होती है हमारी, ठीक है, वो क्या करती है? वो स्लेट में चेंजेस हो जाती है और हमारा जो लाइमस्टोन होता है वो मार्बल में चेंज हो जाता है अंडर हीट एंड प्रेशर में, ठीक है। सो अब आती है, ठीक है, सो रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। अब जो हमारी रॉक्स होती हैं ये क्या होती हैं? ये हमारी बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं हमारे लिए। the hard rocks are used for making roads, houses and buildings। जो भारी भारी हार्ड रॉक्स होती हैं हमारी, उन्हें हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? हम उन्हें रोड्स बनाने के लिए यूज करते हैं, हाउस बनाने के लिए यूज करते हैं और बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज करते हैं। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स। हम लोग क्या करते हैं? हम कई स्टोन्स को किसी गेम में भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन्स पिट्ठू, जैसे हम पिट्ठू एक गेम होता है, ठीक है, 7 स्टोन से खेलने वाला, ठीक है। एक होता है हमारा हॉप हॉप स्कॉच, ये क्या होता है? जैसे हम स्टापू या किटकिटी भी कहते हैं, ठीक है। 5 स्टोन्स गिट्टी, हम इसे भी कहते हैं गिट्टी, ठीक है। सो फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंडपेरेंट्स, पेरेंट्स इन ईयरबड्स एक्सेट्रा। अब आप क्या करेंगे? अब आप कुछ और ऐसे गेम और ढूंढेंगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछकर, पेरेंट्स से पूछकर, नियरबड से पूछकर कि कौन कौन से गेम हमारे और इन स्टोन से खेले जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें एक नन्ही सी एक्टिविटी दी है, इसे भी पढ़ लेते हैं। Collect some pictures of some monuments and find out which are rocks used to build them। अब आप कुछ मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर ढूंढिए और फिर उन्हें ढूंढिए कि वो जो मॉन्यूमेंट्स है वो किस चीज से बनाए गए हैं। 2 pictures have been collected for you। और आपके लिए कुछ एग्जांपल में दो वो खुद दी हैं, 2 पिक्चर खुद ही दी हैं। जैसे कि हमारा जो रेड फोर्ट होता है वो हमारा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है और ताजमहल जो हमारा व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, ठीक है। अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारी रॉक होती हैं वो अब अपने आप चेंज भी करती हैं, जैसे कि मेटामॉर्फिक रॉक वापस सॉइल में कन्वर्ट होकर फिर सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह में बन जाती है, और जो सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह ये इग्नियस रॉक्स वगैरह होती हैं ये हमारी खुद वापस मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती हैं। इस तरीके से पूरी एक साइकिल चलती रहती है। इस साइकिल को भी पढ़ लेते हैं, साइकिल किस तरीके से चलती है। This process of transformation of the rock from one to another is known as rock cycle। अब ये जो प्रोसेस होती है, जैसे में जो हमारी रॉक है एक रॉक से दूसरी रॉक में कन्वर्ट होती है, इसे हम रॉक साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम रॉक साइकिल कहते हैं। You have already learned that when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rocks। हमने पहले ही पढ़ रखा है, जब हमारा molten magma ठंडा होता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड हो जाता है और फिर igneous रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। These igneous rocks are broken down into small particles and are transported and deposited to form sedimentary rocks। फिर जब यही वाली रॉक्स हमारी जब टूट जाती हैं छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में, तो ये क्या होती हैं? कहीं ना कहीं उड़ के चली जाती हैं एयर के साथ, फिर पानी में बह जाती हैं और फिर कहीं डिपोजिट होना शुरू कर देती हैं। और जब ये कहीं डिपोजिट होना शुरू कर देती हैं और वहां पे अगर कोई रॉक बना देती हैं तो उन रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती हैं? When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks। जब यही igneous and sedimentary rocks किसमें subjected होती हैं, मतलब हीट और प्रेशर में subjected होती हैं, किसमें? जब इन्हें हीट और प्रेशर, हाई हीट और प्रेशर दिया जाता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? ये हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। The metamorphic rocks which are still under greater heat and pressure melt down to form molten magma। और जब यही मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं जो ग्रेट हीट और प्रेशर में प्रेजेंट होती हैं, ये मेल्ट डाउन हो जाती हैं ताकि किस चीज के लिए? फिर से मोल्टेन मैग्मा बनाने के लिए। जब ये जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं जब ये फिर ग्रेट और हीट और प्रेशर में, ठीक है, अभी तक तो ग्रेट हीट और प्रेशर में मेटामॉर्फिक बनी, लेकिन जब इनको और प्रेशर पड़ा और हीट बढ़ी इनकी और टेम्परेचर बढ़ा तो ये मेल्ट हो जाती हैं और फिर मोल्टेन मैग्मा में फिर से कन्वर्ट हो जाती हैं। और द मोल्टेन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक्स। और इसी तरीके से ये मोल्टेन मैग्मा फिर कूल डाउन हो जाता है और फिर हमारी इग्नियस रॉक्स में बदल जाता है, ठीक है। सो रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। इसी तरीके से हमारी जो रॉक्स होती हैं वो अलग अलग मटेरियल से प्रेजेंट होती हैं, मतलब पेपर होती हैं, ठीक है, मेड अलग अलग मटेरियल से होती हैं।
Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. अब जो हमारे मिनरल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये कुछ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है। ठीक है, रॉक्स तो हमारी अलग अलग मिनरल से बनी होती है और जो मिनरल्स होते हैं हमारे वो कुछ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन से बनी होती है। पर ठीक है, ठीक है, सो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, सो मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड और इसी तरीके से जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, कुछ मिनरल्स क्या होते हैं फ्यूल्स की तरह यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल कोल हो गए हमारे, नेचुरल गैस हो गई और पेट्रोलियम हो गए। दे आर आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, और ये वाले जो मिनरल्स होते हैं हमारे इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं, आयरन बनाने के लिए, एल्यूमिनियम बनाने के लिए, गोल्ड बनाने के लिए, यूरेनियम बनाने के लिए और कई सारी चीजों में, मेडिसिन बनाने में भी यूज होते हैं और फर्टिलाइजर्स बनाने में भी यूज होते हैं और ऐसी कई चीजों में यूज होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है हमारा फिनिश, ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं था ये। ठीक है, तो वैसे तो अगर आप और बुक्सों में देखेंगे तो ये चैप्टर आपको काफी बड़ा भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में आपको ओनली इतना ही बताया था। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है हमारा फिनिश। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।